जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि जो हमारे किसान है वो आज भी दिल्ली की सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो मेरे भाई बहन जो भी उनके आज भी सपोर्ट कर रहे हैं वो इसी तरह डटे रहे। हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। और जो इन फार्म प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है वो ये वीडियो पूरी देखना शुरू से लेकर एंड तक। आपके मन में जो भी आपके भ्रम है, जो अजम्पशन है, जो भी आप लगा रहे हैं, अटकल है, वो सारी मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो तक। शुरू से लेकर एंड तक देखना। हमारे कैमरामैन हरमन हमारे साथ है। हरमन, सबको हाय बोल दीजिए। जय जवान जय किसान। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब करते हैं मुद्दे की बात। तो सबसे पहले मैं जिन लोगों को नहीं पता कि फार्म लॉस, जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट करें, तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूं, पूरे स्टैट्स के साथ, लॉजिक के साथ। गोदी मीडिया के तरह नहीं, बकवासबाजी नहीं मैं यहाँ पे करने आया। मैं आपको स्टैट्स के साथ समझाऊंगा। तो यार 2020 में जो हमारे पास फार्म लॉस आए हैं, इनसे पहले क्या होता था कि हमारे पास एपीएमसी एक्ट है, जो अभी भी है। एपीएमसी एक्ट में क्या होता है कि फार्मर्स हार्वेस्टिंग के बाद अपनी जो फसल है वो मंडियों में लेके जाते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया मंडीज है, ठीक है, जो एक नेटवर्क है, एक रेगुलेटेड जहाँ पे सिस्टम है, जहां पे फार्मर अपनी जो फसल है वो लेके जाएगा। उसे वहां पे जो लाइसेंस्ड ट्रेडर है वो उससे वो फसल खरीदेगा उसकी क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर जो फार्मर है वो ट्रेडर को अपनी फसल नहीं बेचना चाहता, तो जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी के ऊपर, जो एमएसपी आप बहुत शब्द सुन रहे होंगे फार्म प्रोटेस्ट के दौरान, वो एमएसपी के ऊपर जो है फार्मर से उसकी फसल खरीद लेती है, ठीक है। यार 2020 में जो हमारे नए फार्म लॉस आए उसके अंदर जो ऑर्डिनेंस पास की गई है उसके अंदर लिखा गया है कि जो फार्मर है वो एपीएमसी मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है ट्रेडर को डायरेक्टली। अब इसमें जो है कोई मिडलमैन नहीं है, कोई बीच में अर्थिया नहीं है, ठीक है। जो फार्मर है वो सीधा जाकर जो बिग कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं उनके साथ डील कर सकता है बिना किसी टैक्स से। अब इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट बताई जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा और जो हमारे सरकार है उसके द्वारा कि ये तो हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लिया, ये हमने फार्मर्स का बहुत फायदा करवा दिया। फार्मर सीधा जाए, उसको कोई मिडलमैन की जरूरत नहीं है, वो सीधा जो ट्रेडर है उससे डील कर सकता है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि नुकसान क्या है, ध्यान से सुना। देखिए, सबसे पहले तो एपीएमसी के अंदर आपको एमएसपी मिल रहा है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है फार्मर को अपनी लागत की जितनी उसको जरूरत है फसल के हिसाब से उसका एमएसपी दिया जा रहा है। लेकिन एपीएमसी मंडी के बाहर कोई भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि जो ट्रेडर है अगर उसको एपीएमसी मंडी के बाहर टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो वो कहां पे जाएगा अपनी जो है ट्रांजैक्शन करने, वो मंडी में जाएगा कि बाहर करना जाएगा, वो बाहर करना जाएगा। इससे क्या होगा कि जो मंडी है उसकी जो ट्रांजैक्शन है, उसका जो वर्कलोड है वो कम होता जाएगा, ठीक है। अब मंडी अगर कम होती जाएगी तो मंडी बंद होने पे आ जाएगी। अगर मंडी बंद होने पर आ गई तो फार्मर को एमएसपी कहां से मिलेगा? मेरे को अब ये बात बताइए। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये तो सिर्फ अजम्पशंस है, क्या पता जो फार्मर है वो एपीएमसी मंडी में ही जाकर फसल बेचे, वो बाहर जो फसल है वो बेचे ही ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 6 महीने हुए हैं इन फार्म लॉस को आए हुए और 47 मंडीज और 298 जो सब मंडीज है मध्य प्रदेश में वो बंद हो चुकी है जीरो बिजनेस के कारण। ये एक प्रूफ है, ठीक है। मैं आप ऐसे हवा में बात नहीं कर रही, ये एक प्रूफ है कि 47 मंडीज और 298 सब मंडीज बंद हो चुकी हैं फार्म लॉस आने के बाद, ठीक है। अब इसमें फार्मर को और क्या नुकसान है? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो लोग कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा के फार्मर को सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों है, ठीक है। फार्मर जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर सबसे ज्यादा संख्या में क्यों है फार्म प्रोटेस्ट के अंदर, तो मैं बता दूं कि जो सिर्फ 6% फार्मर है उसे एमएसपी का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड हो रहा है इंडिया के अंदर। और इस 6% से 75% जो फार्मर है वो पंजाब और हरियाणा का है। और एमएसपी की जितनी ये बुराई करते हैं लोग, ये कह के कि यार एमएसपी के करके लोगों जो हमारे फार्मर है उसे सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ही मिल रही है, वो चाहे तो बहुत ज्यादा जो अमाउंट पे अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन एमएसपी करके उसको कम रेट मिल रहा है। तो मैं बता दूं कि पंजाब और हरियाणा जहां पे एमएसपी का फायदा ले रहा है किसान, उसकी जो किसान की एनुअल इनकम है वो सबसे ज्यादा है देश में। और बिहार जहां 2006 में जो एपीएमसी एक्ट था वो अबॉलिश कर दिया गया था, वहां पे जो किसान की इनकम है वो सबसे कम है। जो किसान है बिहार का वो यहां पर आके लेबरर की तरह काम कर रहा है। क्या जरूरत है उसे ऐसे काम करने की अगर वहां पर उसको पहली अच्छी इनकम मिल रही है? बताओ मुझे, ठीक है। बिहार के अंदर जो सरकार ने रेट जो डिसाइड किया था राइस का वो 1898 डिसाइड किया था, 1898। और फार्मर मंडियों के बाहर कितने में बेच रहा है? 1100 पे अपनी जो फसल है वो बेच रहा है ट्रेडर को। अब देखिए कितना नुकसान हो रहा है। और इसी करके जो वहां के जो किसान है वो अपनी फसलें छोड़ के यहाँ पे आके लेबर का काम कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश का किसान भी बाहर जाके लेबर का काम करे? बताइए मुझे। तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट देते हैं हमारे गोदी मीडिया वाले कि जो फार्म लॉस के बेनिफिट्स क्या हैं किसानों को, तो वो कहते हैं कि जो फार्मर है वो अपनी फसल इंडिया के किसी भी कोने में बेच सकता है। चंडीगढ़ का किसान बेंगलोर में जाके अपनी फसल बेच सकता है। तो मैं आपको एनएसएसओ को एक डाटा बताता हूं कि जो 86% फार्मर है वो एक डिस्ट्रिक्ट से लेके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा पाता अपनी फसल बेचने, तो वो चंडीगढ़ से बेंगलोर कहां जाएगा? मेरे को आप बात बताइए। जो किसान गरीब है, ठीक है, जो अपनी वैसे ही जो कर्जे में डूबा हुआ किसान है, क्या उसके पास इतना पैसा है, क्या उसके पास इतनी
जो है फैसिलिटी है कि वो अपनी जो फसल है वो कहीं दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी सिटी में जाके अपनी फसल बेच सके? क्या उसके पास इतनी जगह है कि वो अपनी फसल स्टोर करके रख सके अपने घर पे? मेरी बात सुनिए, जैसे आज अगर हार्वेस्टिंग हुई, ठीक है, आज अगर कटिंग हुई है कनक की, तो वो सीधा जाती है मंडी पे, वहां पे उसको एमएसपी मिलता है और साथ ही साथ वो पैसे लेके किसान घर जाता है। लेकिन अगर मंडी ही नहीं रही, अगर एक किसान को एमएसपी नहीं मिला, तो वो कहां पर अपनी फसल स्टोर करेगा? बताइए मुझे। जो आप बात कर रहे हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, वो लेके जा ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो अमीर किसान है वो तो ऐसा कर लेगा, लेकिन जो गरीब किसान है उसका क्या होगा? तो यार जो नेशनल रिकॉर्ड है वो बताता है कि 2018 में 10,357 जो है किसान है उसने आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दी, ठीक है। 2019 के अंदर 10,281 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। क्या वो इस करके कमाई, क्या वो इस करके गंवा दे कि ठीक है आप एपीएमसी ही हटा दें, जो उनको एमएसपी पहले ही मिल रही थी वो भी आप गंवा दें? बताइए मुझे, ठीक है। तो यार ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के फायदे बता रहे हैं, मेरे को एक बात बताइए, क्या जो किसान बूढ़ा किसान है, ठीक है, क्या वो इतना वो है काबिल है कि वो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ सके बिग कॉर्पोरेट प्लेयर्स के? आप सीधा बताइए कि आपने क्या किया कि जितना जो मार्केट का सिस्टम था उसे डीरेगुलेट कर दिया, ठीक है। डीरेगुलेशन है जो फार्म बिल्स है, अगर मैं मोटे मोटे शब्द यूज करूं तो सिंपल सी डीरेगुलेशन है एपीएमसी मंडी की, जिससे क्या होगा कि जो बिग कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं वो पहले तो किसान को अपनी अच्छी भली रेट देंगे ताकि वो एपीएमसी मंडी में ना जाए। अगर वो एपीएमसी मंडी में नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, एपीएमसी मंडी बंद होने पे आ जाएगी। एपीएमसी मंडी बंद होने पे आ जाएगी तो फार्मर को एमएसपी नहीं मिलेगा, और एक बार एमएसपी मिलना बंद हो गया फार्मर को, तो फार्मर को मुंह मांगी कीमत ही देनी पड़ेगी। किसको? जो ट्रेडर है, लाइसेंस ट्रेडर है एपीएमसी मंडी के बाहर। तो फिर क्या होगा कि जो किसान है वो मोहताज बन के रह जाएंगे हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनकी, तो उनको जितनी भी वो मांगेंगे रेट, उसी पे उनको अपनी फसल बेचनी पड़ेगी, और इस करके वो और कर्जे में चले जाएंगे। ये सिंपल सी बात है, मेरे को नहीं समझ लगता कि क्यों नहीं ये पल्ले पड़ रही लोगों के, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कहा जाता है कि जो फार्म प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं वो खालिस्तानी है, फार्म प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले टेररिस्ट हैं। इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं दोस्तों। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडा एक्टिवेट हो गया है। मैं इस पॉइंट पे भी आता हूं, उससे पहले मैं एक बात करता हूं। मेरे को पता है बहुत लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे कि रेड फोर्ट के टाइम क्या हुआ, ठीक है, वहां पे उस दिन क्या हुआ था, जो दंगे हुए वो किस करके हुए। मैं आपको बता देता हूं, एक मेरी बात सुनना सबसे पहले। अगर आप लोग चुप रहे, ठीक है, अगर आप लोग चुप रहे हैं ना कि जब जो फार्मर है जो हर साल पानी की समस्या से जूझता, उसका स्वागत वाटर कैनन से किया गया, जो किसान आगे रो रहे हैं उस पर टियर गैस के गोले छोड़े गए, रातों रात नेशनल हाईवे खो दिए गए, टॉयलेट फैसिलिटीज बंद करवा दी गई, नेट रोक दिया गया, ना बूढ़ों का लिहाज किया गया, ना बच्चों का, ना औरतों का लिहाज किया गया। जब जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसके टाइम लाठी चार्ज कर दिया गया। जब आप लोग चुप रहे हैं ना कि जब सड़कों के ऊपर कीले गाड़ दी गई हैं, और यार अगर आप लोग चुप रहे हैं ना कि जब 280 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी है, तो मेरा वीर मैं आपको सिंपल सी एक बात कहना चाहूंगा कि आप ना देश के सगे हैं, ना आप देश से प्यार करते हैं, आप प्यार करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल एजेंडा से और पॉलिटिकल लीडर से। और मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, बहुत होगा आपके लिए। देखिए, ना मैं, ना कोई किसान, ना कोई फार्म प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाला, कोई नहीं चाहेगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो, पब्लिक सर्विसेज ठप हो, ठीक है, किसी पुलिस मुलाजम को चोट लगे, किसी आर्मी ऑफिसर को चोट लगे। लेकिन अगर आप इसे रेड फोर्ट इंसिडेंट को सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट की तरह पेश कर रहे हैं कि कुछ किसान गए, उन्होंने वहां पर जाकर निशान से लहरा दिया, तो आप तो अंधे हैं, आप एक अंधभक्त हैं। यू आर हिपोक्रेट, यू आर ब्लाइंड टू द एट्रोसिटीज विच आर कॉज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। तो देखिए, जो रेड फोर्ट के दिन हुआ, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि वो रूट डिसाइडेड नहीं था। जो फार्मर्स ने रूट डिसाइड किया था वहां पे रेड फोर्ट का कोई जिक्र नहीं था। रेड फोर्ट के टाइम पे किसानों को वहां पर नहीं जाना चाहिए था। और जबकि हमें पता भी है कि जो पूरा मीडिया है, नेशनल मीडिया हमारे अगेंस्ट है, पूरी सरकार हमारे अगेंस्ट है, तो एक भी हमारे गलत स्टेप बैकलैश कर सकता है, बैकफायर कर सकता है। और वही हुआ, नेशनल मीडिया को मौका मिल गया फार्मर्स को टारगेट करने का, उनको खालिस्तानी और टेररिस्ट बोलने का। तो यार मैं लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, ठीक है, मुझे हंसी आती कहते हुए कि लोग हिसाब मांग रहे हैं कि किसानों के पास कहां से पैसा आ रहा है लंगर खाने का, किसानों के पास कैसे पैसा आ रहा है पेट्रोल देने का, ठीक है, वो वहां पर जा रहे हैं, वहां पे टेंट लगा रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है? तो मेरे को मतलब
क्या ही बोलूं यार मैं, ठीक है। जहां पर हमें हिसाब मांगना चाहिए कि पेट्रोल का प्राइस 100 से ऊपर क्यों चला गया, जहां पे हमें हिसाब मांगना चाहिए कि एलपीजी का रेट 200 से ऊपर कैसे बढ़ गया एक ही महीने के अंदर, जहां पे हमें पीएम केयर फंड का हिसाब मांगना चाहिए, जहां हमें डिमोनेटाइजेशन से जो काला धन आना था उसका हिसाब मांगना चाहिए, जहां हमें राफेल डील का हिसाब मांगना चाहिए, जहां हमें हिसाब मांगना चाहिए कि जो 15-15 लाख का मोदी जी ने वादा किया था वो क्या हुआ, जो 8 लाख करोड़ से ज्यादा जो मोदी सरकार ने लोन माफ कर दिए, जो माड़े लोन थे वो माफ कर दिए मोदी सरकार ने। तो जब किसानों की बारी आई तब इनको अपना ये याद आ गया, हिसाब किताब याद आ गया। मेरी बात सुनो, अगर किसानों के जहर खाने से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना, तो किसानों का जायका खाने से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। You don't have any problem when the farmers are eating poison, then you should not have any problem when they are eating pizza. Please, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ठीक है। ये हाथ बहुत कम लोगों के आगे जुड़े हैं, आज तुम्हारे सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूं कि हमारे चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, पर इस टाइम प्यार की जरूरत हमें नहीं, हमारे किसानों को है, जो पूरी ठंड काट रहे हैं, जो अभी भी दिल्ली की सड़कों के ऊपर अब जूझ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो जवान हैं, जो बूढ़े हैं, वो सारे वहां पर लड़ रहे हैं। इस टाइम जरूरत है उन्हें हमारी। आपसे भी मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप जितना हो सके उतना फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें। ये लड़ाई अभी भी चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक ये जो 3 फार्म लॉज हैं ये वापस ना ले लिए जाए, ताकि जो हमारे किसान हैं वो वापस आए तो जीत कर आए। तो यार वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय जवान जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।